हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। राष्ट्रीय राजद्रोह कानून पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, जिसको आप लोग NSA के नाम से जानते हैं। NSA क्या है, आज इसको समझेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन दोनों को भी समझने की कोशिश करेंगे। NSA चर्चा में था तो हमको लगा चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं, आपको थोड़ा समझाते हैं कि NSA क्या है, और इसके जैसे और ढेर सारे कानून हैं, थोड़ा सा उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। जनरल स्टडीज़ में जो नेशनल सिक्योरिटी है, रीजनल जो सिक्योरिटी है, इन सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत आज़ादी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ढेर सारी जगह आप इसको यूज़ कर पाएंगे। एक बहुत ही काम का आर्टिकल है, काम का एक टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, क्यों है चर्चा में राष्ट्रीय राजद्रोह कानून? NSA कैसे बना, कैसे सरकार इसका यूज़ करती है, क्यों इस पर इतने सारे आरोप लगते हैं, हर एक खबर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये कब का है? 1980 का है। पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेशनल सिक्योरिटी से आशय क्या है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही हो, उन सभी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को पावर देता है, स्पेशल पावर देता है। जैसे आप लोगों ने अफस्पा के बारे में पढ़ा होगा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है ऐसे कोई एरिया जहाँ पर हिंसा ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर इंसर्जेंसी, उनको मैनेज करने के लिए। उसी तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए संसद ने सरकार को एक पावर दी है, जिसको हम लोग NSA के नाम से जान रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के नाम से जान रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से आप लोग जान रहे हैं। ये कानून कब बना? 1980 में बना। कब इसका यूज़ कर सकते हैं? अगर हमको लगता है कि कोई संगठन है या कोई व्यक्ति है ऐसी कोई भी क्रियाविधि कर रहा है जो राष्ट्र के खिलाफ है, तो सरकार अपनी शक्ति का यूज़ करके उसको डिटेन कर सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। हालांकि इसमें कई बार सरकार के द्वारा मिसयूज़ करने के आरोप लगते हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने के आरोप लगते हैं। दोनों पक्ष हैं। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, जब उसको देखते हैं तो NSA काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी जब व्यवस्थाओं के द्वारा इसका मिसयूज़ किया जाता है तो थोड़ा खराब लगता है कि क्या हम लोकतांत्रिक देश में ऐसे कानूनों की अभी कोई जगह है? पर जिस तरीके से थ्रेट है हमारे सामने, एक चाइना एक चैलेंज है, पाकिस्तान चैलेंज है, बांग्लादेश चैलेंज है, तो उस कंडीशन में थोड़ा ठीक भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, कुछ हद तक अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो 90% तो हम इसका यूज़ कर रहे हैं, पर 1% भी दुरुपयोग हो रहा है, वो भी सही नहीं है मेरे हिसाब से, राइट। चलिए, ये 1980 का है और भारत की एक महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा कानून है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कहा जाता है। यह केंद्र या राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप साबित किए 12 महीनों तक निवारक हिरासत, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। आपने भारत के संविधान के आर्टिकल 20, 21, 22 इनको पढ़े होंगे। यहाँ पे ढेर सारे राइट हैं। तो ये सरकार को पावर देता है कि कोई भी व्यक्ति इस पे बिना किसी आरोप के, जैसे आप जब आर्टिकल 22 को पढ़ोगे तो वहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात लिखी है कि गिरफ्तारी के कुछ नियम हैं और वहाँ पे डिटेंशन के भी नियम दिए गए। किसी व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक आप उसको कारण नहीं बताओगे, मतलब FIR नहीं दोगे या समन नहीं दोगे। लेकिन किसी व्यक्ति को डिटेंड किया जा सकता है अगर आपको लग रहा है कि ये कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है या इसके द्वारा कोई इंसर्जेंसी क्रिएट किया जा सकती है या किसी तरीके का न्यूसेंस क्रिएट कर सकता है। आप किसी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हो। डिटेन करने का मतलब है नज़रबंद करना, उसको हिरासत में, मतलब एक जगह उसको रख देना और जहाँ पे उस पर नज़रें बनाए रखना, उसको सारी परमिशन कैंसिल कर देना, रैली करने की, बाहर जाने की, ट्रैवल करने, या सशर्त उसको परमिशन दे देना। तो ये 12 महीने की डिटेंशन की अवधि देता है। पर आर्टिकल 22 तो अलाउ करता है कि एक व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने के लिए आप डिटेन कर सकते हैं, फिर परमिशन ले लेकर आप इसको 12 महीने तक बढ़ा सकते हैं। हालांकि कई बार इसकी अवधि और ज़्यादा भी हो जाती है, ऐसे इस पर आरोप भी लगते हैं। तो 1980 का ये कानून है और किसी भी व्यक्ति को बिना आरोप साबित होकर निवारक हिरासत में रखा जा सकता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ ही यही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र हम ऐसे लोगों को हिरासत में रखें या ऐसे लोगों पर नज़र रखें जो किसी तरीके की आतंकवादी घटनाओं में, नक्सल घटनाओं में या कुछ ऐसे फॉरेन ताकतों के इन्फ्लुएंस में आके काम तो नहीं कर रहे हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। तो ये कानून कब बना? 1980 में बना। अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या कहते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 22 के 22(3) से लेकर 22(7) तक निवारक हिरासत का प्रावधान है। निवारक हिरासत का मतलब है कि किसी व्यक्ति को, मैंने आपको बताया कि हम हिरासत में रख सकते हैं बिना अपराध किए हुए, अगर हमको कोई शंका होता है, कोई डाउट होता है।
पर इसकी भी शर्तें हैं कि आप 3 महीने रखोगे, उससे अधिक अवधि चाहिए तो एक जुडिशियल पैनल बनेगा, फिर वो रिकमेंड करेगा, उसके बाद ही रख सकते हैं। जुडिशियल पैनल की रिकमेंडेशन के बिना 3 महीने से अधिक आप नहीं रख सकते, तो पैनल बनाकर फिर उसको बढ़ाकर अवधि ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये इस पर आरोप लगते हैं। इससे पहले कई कानून बने हैं, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा 1971, और मीसा का जब मिसयूज हुआ तो उसको रिप्लेस करके एनएसए ला दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में। तो 1980 में इसने मीसा जो कानून था उसको रिप्लेस किया था, क्योंकि 1975 से लेकर 1977 के बीच में तत्कालीन सरकार ने मीसा का इतना मिसयूज किया कि उसको काला कानून कहना पड़ा। फिर उसको रद्द करके एक नया कानून बना, ये एनएसए के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। एनएसए के मुख्य प्रावधान क्या है? हिरासत की अवधि अधिकतम 12 माह तक हिरासत में रख सकते हैं। प्रत्येक 3 माह बाद पुनः समीक्षा की आवश्यकता है, मतलब 3 महीने के बाद आपको इसमें समीक्षा करनी पड़ती है, इसको रिव्यू करना पड़ता है। अधिकार केंद्र या राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम या आयुक्त पुलिस, सीपी को आदेश देने का अधिकार है, मतलब यही लोग इसमें आदेश दे सकते हैं। कारण क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, विदेशी नागरिकों को निष्कासित करना। ऐसे कोई भी एलिमेंट जो देश में न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हों, देश की एकता अखंडता को प्रभावित कर रहे हों, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चैलेंज बन गए हों, ऐसे लोगों से देश की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए एनएसए जैसे एक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है, दुनिया के हर देश में किसी न किसी तरीके का एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आपको देखने को मिलेगा, और ये बहुत बार जरूरी भी होता है। जब ऐसी कोई घटना हम लोग देखते हैं जो आतंकवादी या नक्सलिज्म को बढ़ावा देती है, सोसाइटी की जो यूनिटी इंटीग्रिटी है इसको थ्रेट करते हैं, या देश की एकता अखंडता को खराब करने की कोशिश करते हैं, तब इन कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि कभी कभी शक के आधार पर इनका मिसयूज हो जाता है, तब ये खराब भी लगते हैं, पर नेशनल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, उसको बनाए रखने के लिए इस कानून की प्रासंगिकता हमको लगती है। क्योंकि हमको ऐसा समझ में नहीं आता, हम लोग इमोशनल में कह देते हैं कानून गलत है और ऐसा है और वैसा है, लेकिन जब पहलगाम जैसे अटैक होते हैं तो हमको लगता है कि कानून कितने ज़रूरी हैं, और इन कानूनों का अगर मिसयूज ना हो तो ये बेहतर तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। पर मिसयूज जब होता है तब खराब भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसके मुख्य प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। संविधान से संबंध क्या है? आर्टिकल 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो ये सबसे ज़्यादा जो इसकी कॉन्ट्राडिक्शन है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात की गई, आप अपने जीवन को जैसे जीना चाहें वैसे जी सकते हैं। आर्टिकल 22 इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, क्योंकि आपको हिरासत में ले लिया जाता है बिना किसी कारण के, आपके राइट टू लाइफ और लिबर्टी को लिमिटेड कर देते हैं। तो इसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है, बट एक बैलेंस स्थापित करके काम करें तो ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। आर्टिकल 22 निवारक हिरासत का प्रावधान करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है। और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, और सीधे मौलिक अधिकारों को सीमित करने के इस पर आरोप लगते हैं। मौलिक अधिकार कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है। तो ऐसे ढेर सारे आरोप इस पे लगते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। आलोचनाएं क्या क्या है? मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, कई बार ऐसे निर्दोष लोगों को भी उठा लिया जाता है जिनकी कोई गलती नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी हैं वो अधिकारी बदले की भावना में काम करते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार अटमोस्ट प्रायोरिटी होने चाहिए सरकार के। तो व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में रखा जाना ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। न्यायिक समीक्षा सीमित है, अदालत सिर्फ प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर ही हस्तक्षेप कर सकती है, मतलब लिमिटेड पावर दिए गए हैं जुडिशरी को, इस पर ज़्यादा किसी तरीके का रिव्यू या इस पर कमेंट नहीं कर सकती है। राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप लगते हैं, कई बार सरकारें विरोधियों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर एनएसए लगाती हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि बार बार इस पे आरोप लगते हैं कि सरकारें, जो भी सरकार सत्ता में रहती है, इनसे या उनसे कोई मतलब नहीं है, जब भी कोई सरकार सत्ता में रहती है ऐसे कानूनों का मिसयूज कर लेती है अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को शांत करने के लिए। तो ये भी इस पर आरोप लगते हैं। अनिश्चित काल, बार बार नवीकरणीय हिरासत से लंबी हो सकती है, मतलब बार बार इसको नवीकरण करने से हिरासत लंबी हो जाती है। व्यक्ति को मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी चिंताएं उसके सामने आती हैं, व्यक्ति के मन में डर आ जाता है, और उसके सामाजिक जो जीवन है उस सामाजिक जीवन पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। सरकार का पक्ष, सकारात्मक पक्ष क्या कहता है कि आतंकवाद, तस्करी, जासूसी जैसे गंभीर मामलों में तुरंत कार्रवाई का साधन है। दंगा, सांप्रदायिक हिंसा या बड़े पैमाने पर सार्वजनिक व्यवस्था रोकने में मददगार है। सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी देता है। अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ये भी सही है, राष्ट्र की सुरक्षा से बढ़कर फिर कुछ भी नहीं होता है। आतंकवादी घटनाएं, नक्सली घटनाएं, सांप्रदायिक घटनाएं, दंगे करने वाले लोगों पर ये अर्जेंट वर्क करता है, मतलब उनको डिटेंड करना जरूरी होता है, नहीं तो शांति
और जो सुरक्षा है उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो उस परिस्थिति में ये काफ़ी अच्छा है। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। लेकिन इसके अगर हम आपसे बात करें न्यायिक दृष्टिकोण की, तो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में निवारक हिरासत को वैध माना, इसको वैध मान लिया था, मतलब कि भाई ये जो एक्ट हैं ये सारे सही हैं। और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में अनुच्छेद 21 को विस्तृत किया गया कि प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा, मतलब अगर गलत किया है तभी आप इसका उपयोग करिए, नहीं किया है तो इसका उपयोग मत करिए। बैलेंस इस्टेब्लिश करने की बात की गई 1978 के मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि कब इसको लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसके जैसे कुछ और कानून हैं, जैसे एक यूपा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 1967 में आतंकवाद और गैर कानूनी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसको बनाया गया था। सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है और 2019 में संशोधन की व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। अगर सरकार को लगता है कि कोई भी संगठन अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो सरकार उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है और फिर उसके जो राइट है उन राइट को हम वायलेट कर सकते हैं आसानी से। 2019 में इसको इंडिविजुअल के ऊपर भी लागू कर दिया है। तो यूपा कब का है? ये 1967 का है और 2019 से उसमें संशोधन किया गया है। मीज़ा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 का है, 1971 में बनाया गया था। आपातकाल 1975-77 में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया गया और 1978 में इसको निरस्त कर दिया। एनएसए मीसा का ही उत्तराधिकारी है। 1971 में इसको बनाया गया इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बट 1977 में इसको रद्द करना पड़ा क्योंकि इसका बहुत मिसयूज किया गया और इसी को रिप्लेस करने के लिए एनएसए बनाया गया। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट ये 2002 का है, आतंकवाद रोकने हेतु बनाया था। कठोर प्रावधान जैसे जमानत न मिलना, लंबी हिरासत सब कुछ इसमें थी। दुरुपयोग के चलते 2004 में इसको निरस्त कर दिया गया। तो पोटा कब का था? 2002 का। आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में मिसयूज के आरोप लगे तो फिर इसको 2004 में निरस्त कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट थे और एनएसए के बारे में हमने आपको बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ये भी जरूरी है। तो सरकारों को इनका उपयोग ऐसे करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवालिया निशान खड़े होते हैं, वो भी सही नहीं है। हमारी एजेंसीज, हमारी सरकार, हमारी व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं कर पा रहे, और अगर इन कानूनों का मिसयूज होता है तब भी सरकार पे सवालिया निशान खड़े होते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता को आप कब तक प्रतिबंध करोगे। तो इन दोनों का एक बैलेंस हमको यूज करना है। आर्टिकल 22, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इस तरीके से हर जगह आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आपके पॉजिटिव फीडबैक हमको जरूर दें, इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।